दिल के दिया नेह के बातें दिनों रात जराइले असरा में बिछल बाहिया कहिए बोलाइले कबले सरधा पुरई बुए माई बेटा के घरे कब आई बुए माई बेटा के घरे कब आई बुए माई। हेलो दोस्त, आप लोग को देसी बैच के पीके ट्यूटोरियल कोचिंग में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 क्लास के मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति, जिसका बेसिक आधार 10 क्लास से स्टार्टिंग है। इस चैप्टर में आप लोग को अधिक से अधिक त्रिकोणमिति का बेस कंप्लीट होगा। इसलिए आप लोग से मेरा एक सजेशन है कि जितना भी त्रिकोणमिति का वीडियो लो उसको सीरियल बाय सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे त्रिकोणमिति का 10 क्लास का एक भी क्वेश्चन डाउट में आप लोग को नहीं रहेगा। जिससे आप लोग को डाउट क्लियर करने के लिए आज आप लोग के हम साथ में इस वीडियो पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जिससे आप लोग को बहुत से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और 2023 के एग्ज़ाम में आप लोग का त्रिकोणमिति के चैप्टर से एक भी प्रश्न छूटेगा तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन आप लोग से एक मेरा सजेशन है कि जब भी इस वीडियो को देखना तो सीरियल बाय सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आप लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चन समझ में आए और एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग से एक और भी सजेशन है कि जब इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगे या आप लोग को अधिक से अधिक समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करेंगे, जिससे जितना भी स्टूडेंट होंगे उन सभी को डाउट अधिक से अधिक क्लियर होगा। जिससे आप लोग के पास अगर इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अगला वीडियो जो मेरा बनेगा वो डायरेक्ट आप लोग के पास डायरेक्ट आप लोग के लिंक पर यूट्यूब चैनल के लिंक पर पहुंच जाएगा, जिससे आप लोग को देखने में हेल्प होगा, जिससे आप लोग को इस वीडियो को इस त्रिकोणमिति क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति, हिंदी में इसको त्रिकोणमिति बोला जाता है, इंग्लिश में इसको ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसको चैप्टर में पढ़ने के लिए क्या जरूरी हो, आगे पहले क्लास में क्यों ना हुआ, ये 10 क्लास से क्यों इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति ऐसा है कि त्रिकोणमिति इसलिए लाया गया है कि त्रिभुज में कौन से अगर किसी भुजा को मापना है या किसी को लंबाई मापना है, किसी को ऊंचाई मापना है, किसी भी जगह को या किसी भी स्थान को अगर, तो इसके लिए किसका जरूरी पड़ता है, त्रिकोणमिति की। जैसे मान लीजिए कि कोई समुद्र है और समुद्र में किसी जगह पे नाव खड़ी है, किसी जगह पर समुद्र के किनारे नाव है और दूसरे किनारे से हम देख रहे हैं, और यहाँ से अगर मान लीजिए कि समुद्र में हम तो उसके दूरी माप नहीं सकते हैं समुद्र में हिल के, तो इसको समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक कि अगर लंबाई मापना हो तो इसके लिए त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ेगा। अगर त्रिकोणमिति नहीं यूज होगा तो इस समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे का छोर नहीं माप सकते हैं। अगर मान लीजिए कि समुद्र में लगाए हुआ लाइट हाउस है और अगर लाइट हाउस के आप लंबाई मापना, ऊंचाई मापना चाहते हैं तो उसके ऊंचाई भी किस मैथ के अथी से मापेंगे, तो ये भी है त्रिकोणमिति के लेक्चर से। जैसे अनेक तरह से ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी कुतुब मीनार का मापना है, तो कुतुब मीनार का ऊंचाई कितना है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो इसका इसलिए उपयोग किया गया है कि किसी भी अनंत ऊंचाइयों या अनंत लंबाइयों को मापने के लिए जिस माप का उपयोग किया गया है उसको क्या बोला जाता है, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले
त्रिकोणमिति का खोज सबसे पहले किए थे हिप्पार्कस। फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति, अगर किसी ने पूछता है कि फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति कौन है तो हिप्पार्कस। कौन है? हिप्पार्कस। तो इसलिए इसको बोला जाता है। तो त्रिकोणमिति होता क्या है? तो त्रिकोणमिति होता है कि देखिए बता रहे हैं त्रिकोणमिति क्या है कि त्रि मतलब इसको अगर हम तोड़ते हैं, टुकड़ा करते हैं तो त्रि और प्लस गोनिया और प्लस मेट्रॉन, ट्रिगोनिया प्लस मेट्रॉन। और त्रि का अर्थ होता है तीन, ट्री का अर्थ होता है तीन, और गोनिया का अर्थ होता है भुजा। गोनिया का अर्थ होता है भुजा और मेट्रन को अर्थ होता है माप। तो तीन भुजाओं को मापने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। तीन भुजाओं को मापने की ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। और फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति कौन है? तो हिप्पार्कस है। फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति कौन है? हिप्पार्कस। फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। त्रिकोणमिति का फादर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है? हिप्पार्कस। तो अगर इसका त्रिकोणमिति का किसी ने डिफिनेशन पूछता है कि डिफिनेशन क्या होता है, तो तीन कोनों को माप ये क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या होता है? तीन कोनों के माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। तीन कोनों के माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। और हिप्पार्कस है इनके बाप। हिप्पार्कस है इनके बाप। तीन कोनों का माप हिप्पार्कस है इनके बाप। इसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति। तीन कोनों के माप और हिप्पार्कस है इनका बाप, इसी को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो सिंपल है कि इसमें त्रिकोणमिति में त्रिभुज का उपयोग किया गया है, ज़्यादातर समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ है। त्रिकोणमिति का मापेंगे तो किस त्रिभुज पर लेकर मापेंगे? तो हमेशा समकोण त्रिभुज पर मापेंगे। किस त्रिभुज पर मापेंगे? समकोण त्रिभुज पे। तो त्रिकोणमिति का तीन भागों में तोड़ा गया है, ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है थ्री और गोनिया का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति किसको कहेंगे? हिप्पार्कस को कहेंगे। फादर्स ऑफ त्रिकोणमिति किसको कहेंगे? हिप्पार्कस को कहेंगे। लेकिन अगर त्रिकोणमिति के डिफिनेशन कोई पूछता है तो बोलना कि तीन कोनों को माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। जिसमें तीन कोनों को मापा जाता है उसको क्या बोले जाते हैं? त्रिकोणमिति। तो तीन कोनों को माप और हिप्पार्कस है इनके बाप। तीन कोनों के माप हिप्पार्कस है इसके बाप। चलते हैं त्रिकोणमिति में। सबसे पहले हम इसका क्या बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का यूज किया जाता है? त्रिकोणमिति में किसका यूज किया जाता है? तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज का किसका किया जाता है? समकोण त्रिभुज का, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तीन कोनों का माप हिप्पार्कस है इसके बाप। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। किस त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? समकोण त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? किसका? तीन कोनों का माप हिप्पार्कस है इसके बाप। त्रिकोणमिति में समकोण के त्रिभुज का उपयोग किया जाता है इसको। तो यहाँ पे अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज में मापने के लिए तीन भुजाओं का जरूरी होता है। वो होता है लंब, आधार और कर्ण। लंब, आधार और कर्ण, लेंथ, बेस और हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेंथ, बेस और हाइपोटेनस का सिद्धांत किसने दिए, उनके बारे में किसने सिद्धांत दिए कि लेंथ क्या होता है, हाइपोटेनस क्या होता है
और बेस क्या होता है। तो ये दिए थे सबसे पहले पाइथागोरस बाबा। किनको देना है? पाइथागोरस बाबा। तो अगर कोई पूछता है कि पाइथागोरस बाबा क्या दिए थे, तो ये बोले थे कि जो हाइपोटेनस होता है से लंब अति लेंथ और प्लस बेस के दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा किनको सिद्धांत लगाया जाता है? तो समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस बाबा का सिद्धांत लगाया जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें जो होता है से हमेशा समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज किन पर निर्भर है, तो पाइथागोरस बाबा के सिद्धांत पर निर्भर है। तो पाइथागोरस का क्या सिद्धांत था? पाइथागोरस का सिद्धांत पाइथागोरस का सिद्धांत। तब पाइथागोरस का सिद्धांत क्या कहते हैं? पाइथागोरस बाबा के सिद्धांत क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेनस होते हैं, जिसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। वो दो भुजाओं के लंब के और आधार के स्क्वायर के वर्गों का योग के बराबर होते हैं। जो ये होते हैं कर्ण के स्क्वायर जो होता है से लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो इसीलिए बोला जाता है इस सिद्धांत को पाइथागोरस का सिद्धांत। सबसे पहले कौन दिए थे? पाइथागोरस बाबा ने दिए थे। इसलिए इनको कौन सिद्धांत बोला जाता है? पाइथागोरस का सिद्धांत बोला जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल भाषा में अगर इसको सूचित किया जाता है तो कर्ण का इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। कर्ण का इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर और इक्वल क्या होगा? लंब के लेंथ बोला जाता है LENGTH, लेंथ का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इसको संकेत अगर और हम छोटा में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे H। क्या लिखेंगे? H के स्क्वायर और इक्वल N। लेंथ को P से व्यक्त करते हैं, P के स्क्वायर, जिसको लेंथ को परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉरी, परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर को P से डिनोट किया जाता है और बेस को B से डिनोट किया जाता है। टोटल होता है कि H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर होता है। किनको सिद्धांत था? पाइथागोरस बाबा के सिद्धांत था। किस त्रिभुज में यूज किया जाता है? ये ज्यादातर समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग के जो भी डाउट होगा वो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस डाउट को हम पूरा ख़त्म करने के लिए ही इस लेक्चर को हम आप लोग के यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो यहाँ तक क्या बोलता है? त्रिकोणमिति जो होता है तीन कोणों का माप होता है और तीन कोणों को माप त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। समकोण त्रिभुज में और समकोण त्रिभुज में कौन किनका सिद्धांत यूज होता है? तो सबसे पहले पाइथागोरस का सिद्धांत यूज हो जाता है, जिनको कहना है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों का योग के बराबर होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। इक्वल, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे और परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक अगर आप लोग किसी को डाउट है तो कमेंट करके आप लोग से मेरा एक सजेशन है कि ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं डाउट है तो आगे हम चलते हैं। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के 3 अनुपात में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 अनुपात में। और उसके बाद तो जो 6 अनुपात होता ना है, तो सब इसी का अपोजिट होता है। मुख्य रूप से कितने अनुपात में बांटा गया? 3 अनुपात में। मतलब कि त्रिकोणमिति के कितने पुत्र? 3 पुत्र। कितने पुत्र? 3 पुत्र। देखो त्रिकोणमिति के कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र। साइन, कॉस, टैन। साइन, कॉस, टैन, तीनों पुत्र हैं। कौन कौन है? साइन, कॉस, टैन। अब यहाँ पे देखो कि साइन, कॉस, टैन
इनको ये समझो कि छोटा नाम है, गांव के देहात के नाम है, इनको स्कूल में दूसरा नाम लिखावल गया था। साइन के और कोस के और टैन के बड़ा बड़ा नाम, फलन भाई था, फलन भाई था, चिलन भाई करके नाम लिखाया गया। जैसे साइन के था तो इन लोग के सबके बड़ा बड़ा अक्षर कर दिया गया था। लेकिन इसको जो फैमिली में जो त्रिकोणमिति जो था अपने घर में, ये बोल दे रहा है कि इतना बड़ा बड़ा ये सब के नाम है कि यूज करने में बहुत तकलीफ हो रहा है। आज के डिजिटल मॉडल है, डिजिटल मॉडल में कोई ज़्यादा समय किसी पर देना नहीं चाहता है, इसीलिए सब नमक को काट के सबके फुल पैंट से सबको क्या बना दिए, हाफ पैंट बना दिए। तो इसीलिए पहले सबको साइन कोसाइन नाम था, कोस टेन नाम था, टेंजेंट नाम था, इस तरह से सबके बड़ा बड़ा करके नाम था। लेकिन सबको फुल पैंट से कौन पैंट बना दिया गया, सबको काट के हाफ पैंट बना दिया, सबका छोटा छोटा नाम कर दिया। साइन बना दिया गया, इसको कॉस बना दिया गया, इसको टैन बना दिया गया। अब इन लोग जब स्कूल में जाता था तो कुछ ना कुछ तो आंटी करते रहता था, देखते रहता था कि हमर वाली आ रही है कि न। साइन बोलता था, साइन कॉस बोलता था कि जाने मेरी जाने रे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। साइन को किसी से लाभ हो जाता है, कॉस को भी हो जाता है, उसी तरह किसको हो जाता है, टैन को हो जाता है। तो देखते हैं कि इनको किसको से लाभ हो जाता है। तो साइन को लाभ होता है कॉसेक से, साइन का लाभ होता है किसको से, कॉसेक से होता है। किसको से होता है, कॉसेक से होता है। और कॉस को होता है सेक से लाभ होता है, किसको से होता है, सेक से लाभ होता है। और टैन को होता है किसको से, कॉट से होता है। ऐसा इसलिए बोल किया जाता है, इन लोग एकदम पूरा जन्म कुंडली देख के लाभ करता है। कैसे किया जाता है कि देखो यहाँ पे कि एस इसको में है, एस इसको में मिल रहा है साइन में, तो बोल रहा है कि बताओ कि हमको भाग्य रेखा में एस मिल रहा है, तो बताओ कौसे कि तुमको में भी एस है। तो बोलता है कि हाँ हमको में भी क्या है, एस है। तो बोलता है कि हम लोग का बचपन का प्यार कभी नहीं खत्म होगा, इसलिए बोला जाता है कि ये बोलता है कि जाने मेरी जाने रे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। यहाँ पे चलते आगे, कॉस में चलते हैं। तो कॉस में भी बोलता है कि देखो से हमको आगे सी है, हमको आगे सी है से आपको में भी है वो जो भाग्य रेखा, जैसे हमको हाथ में लकीर में सी जन्म कुंडली जो सी राशि है, तो आपको भी सी राशि है। से के बोलता है कौस बोलता है किसको से, सेक से बोलता है अपना बिलब से, बोलता है अपना प्रेमिका से बोलते। तो बोलती है कि है से आपको भी सी है तो हमको भी सी है। से देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में सी आ रहा है, तो लास्ट में भी इसमें क्या आ रहा है, सी आ रहा है। उसी तरह टैन बोलता है, टैन बोलता है कि क्या से आपको टी है तो हमको भी तो वही भाग रेखा है, जिस तरह से ओखनी दोनों लव किया उस तरह से हम लोग का भी है। से ये बचपन का प्यार कभी स्टॉप नहीं होगा। तो यही इसीलिए बोला जाता है कि साइन होता है किसका, साइन का लाभर को अति बिलाभ कौन है, तो कौशिक है। और कौश के बिलाभ कौन है, सेक है। और टैन का बिलाभ कौन है, कॉट है। समझे, साइन किसको से लाभ करता है, कौशिक से लाभ करता है। और कौश किसको से, सेक से। और टैन किसको से, कॉट से। मतलब कि त्रिकोणमिति के तीनों पुतों रे, समझा, त्रिकोणमिति के तीनों पुतों पलाही से त्रिकोणमिति बाबा को खोजने नहीं पड़ा, हिपाकस को खोजना नहीं पड़ा, इन लोग खुद खोज लिया अपना अपना। मतलब कि डिजिटल इंडिया में डिजिटल काम इन लोग करता है। तो इसीलिए बोला जाता है, इन लोग बोलता है कि जाने मेरी जाने रे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। क्यों बोलता है, क्योंकि सबके भाग्य रेखा जो राशि है से सबको कोची हो रहा है, मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि साइन का, साइन किसको से करता है मैरिज, तो कॉसेक से। और कॉस किसको से, सेक्स से। और टैन किसको से करता है, कॉट से करता है। तो यहाँ पे आगे चलता है कि साइन जो होता है, साइन जो होता है से हमेशा, साइन जो होता है से हमेशा कॉस के किसके, साइन और कॉस हमेशा दोनों क्या होता है कि साथ साथ रहता है। उसी तरह कॉस और सेक हमेशा साथ साथ रहता है। इन लोग जीने और मरने की कसम खा लिए हैं कि जिए हैं तो तुम्हारे साथ जिएंगे और मरेंगे भी तो साथ मरेंगे, इसीलिए बोला जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि इसको किस तरह से हल करेंगे, कहीं इसको किस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो क्या बोला जाता है कि त्रिकोणमिति को मापने के लिए किस त्रिभुज का उपयोग किया गया है, तो त्रिकोणमिति को मापने के लिए समकोण त्रिभुज का उपयोग किया गया है। राइट एंगल ट्रायंगल को मापा गया है, किसको मापा गया है, यूज किया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल को मापा गया है। तो जैसे मान लो कि हम देखते हैं
कि एक क्या है, एक त्रिकोण में एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। क्या है? एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। इसको नाम धरते हैं ए और इसको नाम धरते हैं बी और इसको नाम धरते हैं सी। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई रूम है और रूम में मान लो कि 4 सेंटीमीटर वाला लंबाई है और 2 सेंटीमीटर का चौड़ा है। अगर उसमें बोल दिया जाता है कि इसमें सबसे लंबा से लंबा बांस रखना है, तो किस तरह से रखें कि सबसे लंबा मतलब कि भुजा से ज़्यादा लंबाई वाला बांस अट सकता, यूज हो सकता। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ से देखते हैं कि दिमाग लगाते हैं कि अगर उस बांस को या तो उस लकड़ी को किस तरह से रखिएगा कि भुजा की लंबाई से या चौड़ाई से अधिक लंबाई और चौड़ा आटेगा। तो वो होता है किसकी तरफ से? तो चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे देखिए कि एक हम समकोण त्रिभुज बना दिए। एक क्या बना है? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या बोलता है उसका डिफिनेशन कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोण न्यून कोण हो या 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि एक कोण जब 90 डिग्री हो रहा है, अगर दूसरा का कोण 90 डिग्री से छोटा रखेंगे दो कोण, तब तो 180 होगा तीनों को योग करने पर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब एक कोण 90 डिग्री है तब बाकी दो कोण कितना डिग्री से? 90 डिग्री से छोटा होगा। अर्थात जो 90 डिग्री से छोटा कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे अब एक बात आता है कि न्यून कोण अति जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 90 डिग्री का कोण किस जगह पे बनेगा, किस कोना पे बनेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एकदम याद रखना कि एक भुजा जहाँ पे आप लोग के खड़ा दिखाई देगा और दूसरा भुजा क्या दिखाई देगा? पट दिखाई देगा। अगर पहला भुजा खड़ा और दूसरा का भुजा क्या दिखाई दे रहा है? पट दिखाई दे रहा है। और ओखनी के बीच उन लोग के मिलने, जहाँ पे दोनों भुजा आपस में मिलते हैं उसी जगह पे मिलने के दौरान जिस कोण का निर्माण होता है उस कोण को कितना डिग्री का कोण कहेंगे? 90 डिग्री का कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक खड़ा भुजा ही है और एक की पट भुजा है। तो ए बी एक खड़ा भुजा, बी सी एक पट भुजा। तो ए बी और बी सी के मिलने से ए बी और बी सी किस जगह पे मिल रहा है? बी जगह पर मिल रहा है। तो बी जगह पर मिल रहा है, तो बी की जगह पर जिस कोण का निर्माण हो रहा है उसको कितना डिग्री का कोण कहेंगे? 90 डिग्री का कोण कहेंगे। कितना डिग्री का कोण कहते हैं? 90 डिग्री का कोण कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि 90 डिग्री, इसके आगे बोलता है कि जो पाइथागोरस बाबा के सिद्धांत था कि 90 समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार होते हैं। लंब, कर्ण और आधार होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाता है कि लंब किसको कहेंगे और आधार किसको कहेंगे और कर्ण किसको कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनस के याद रखने के लिए एकदम इजी ट्रिकली है, इसमें किसी का प्रॉब्लम नहीं होता है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में, लंब और आधार पहचानने में। तो डायरेक्ट इसको करने के याद रखना कि 90 डिग्री से चलने पर जिस भुजा का निर्माण होता है, 90 डिग्री से जाने पर जिस भुजा को हम लोग को मिलता है उसको कोची कहेंगे? कर्ण कहेंगे। देखिए 90 डिग्री से चल रहे हैं, चलो जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जाते जाते एक भुजा मिल गया एसी कोची मिल गया? भुजा मिल गया। एसी जैसी भुजा मिल जाता है तो इसी को कोची कहेंगे? कि कर्ण मिलेंगे। उस भुजा को क्या बोल देंगे? कि कर्ण है। इसको क्या कहेंगे? हाइपोटेनस है, जिसको एच से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एच से डिनोट करते हैं। लेकिन कर्ण के तो सिंपल डिफिनेशन ये भी हो सकता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। या तो बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। लेकिन डाउट सबसे ज़्यादा अधिक बच्चों को होता है, सबसे ज़्यादा अधिक होता है लंब और आधार पहचानने, परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में कि बेस किसको कहेंगे और परपेंडिकुलर किसको कहेंगे। हमेशा ही चेंजिंग होते रहता है, हमेशा क्या होते रहता है? चेंजिंग। मौसम की तरह भी तुम
बदल तो न जाओगे, लेकिन यही इन लोग करता है मौसम की तरह, कुछ हो जाता है, बदल जाता है। समझ में आया जो सॉन्ग सुना ना है कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, लेकिन कर्ण नहीं बदलता। कर्ण का जो लब होता है एकदम एक्यूरेट होता है, मौसम की तरह नहीं बदलता। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का जो लब होता है उससे हमेशा कुछ होते रहता, चेंजिंग होते रहता, कभी इसको पे तो कभी इसको पे। समझा, इन लोग दोनों को जी है, चेंजिंग होते रहता है। तो यहाँ पे देखो कि चेंजिंग किसके कारण होता है, कैसे होता है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे। कि अगर त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बोल दे रहा है कि ए से चले एंगल, ए से चले एंगल, बी से चले एंगल, सी से चले, तो इसके अनुसार ही लंब और आधार के लाभ को कुछ होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है, दोनों आपस में कुछ होते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। तो अगर ए से बोल देगा, जहाँ जिस जगह पे ए लिखा होगा, जिस जगह पे ए लिखा होगा तो उसी जगह से चलना होगा। तो यहाँ पे ए हम लिखे तो इस जगह से चल रहा है, तो जिस जगह से बोलेगा, जिस एंगल से बोलेगा, एंगल ए से कह रहा था, एंगल ए यहाँ पे है, और एंगल ए से चलने पर जिस भुजा का निर्माण होता है, जिस भुजा मिलता है एंगल ए से चलने पर, जिस तरह से लंब चल रहे हैं, सॉरी कर्ण मिला था कि 90 डिग्री से चलने पर जिस भुजा का निर्माण होता है या मिलता है उसको कर्ण कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे होगा कि अगर एंगल ए से चल रहे हैं तो एंगल ए से जाने पर जिस भुजा का निर्माण होता है उसको कोची कहेंगे, लंब कहेंगे, उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। समझे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जिस कोण से चलना है उस कोण के सामने से अगर जाते हैं, जाते जाते एकदम जिस ठोकर का निर्माण होता है, जौन ठोकर मिल गया, जैसे मान लो कि कह दिया कि यहाँ से बाराती जाना है, एकदम 2 किलोमीटर एकदम तिरछे चल जाओ, तिरछे चल जाओ, जौन ठोकर मिलती वहीं पर स्टॉपेज कर जाना है। तो यहाँ पे देखो कि इसी तरह एंगल ए से चल रहे हैं, एंगल ए से जा रहे हैं, तो ठोकर मिल जाता है BC। ठोकर क्या मिलता है, BC भुजा मिल जाता है ठोकर। तो BC भुजा को ही क्या कह देंगे कि यही लंब है, इसी को कहते थे कि यहीं पर स्टॉपेज होगा बाराती। तो यहाँ कुछ हो गया लंब। लेकिन अब जो एक भुजा बच जाता है, तो एक भुजा इससे सिंपल होता है कि जब एक भुजा, 2 भुजा मिल गया तो एक भुजा का निर्माण तो ऐसे बता देंगे। तो जो भुजा बच जाता है उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। बेस को जिसको आधार कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, इसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे, आधार क्या बोलेंगे, आधार, जिसको डिनोट करेंगे बी से, इसको लंब के पी से डिनोट करते हैं, लंब के किससे डिनोट करेंगे, पी से, और कर्ण के इससे। तो यहाँ पे देखो कि लंब हमेशा चेंजिंग होते रहता है, आधार, और लंब चेंज होता है तो आधार का भी चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर लंब चेंज हो रहा है तो आधार का होना 100% गारंटी है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों कुछ होता है, अपोजिट होता है। लंब अगर ई हो रहा है तो आधार ई हो जाएगा, और अगर आधार ई हो रहा है तो लंब ई हो जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज छापते हैं। जैसे मान लीजिए देखो ए है, बी है और सी है, यहाँ पे 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली भुजा हमेशा एच होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। क्या होगा, ये कर्ण होगा, एच जिसको डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि इसमें ए से, क्वेश्चन पे बोल रहा था कि एंगल ए से चलेंगे, लेकिन अगर इसी जगह पर एंगल सी कह देता है कि एंगल सी से चलेंगे, तो एंगल सी से चलने पर देखो कि एंगल सी से चलने पर कौन सा ठोकर का निर्माण हो रहा है, कौन भुजा का निर्माण हो रहा है, तो ए बी भुजा का निर्माण हो रहा है। तो एंगल सी से चलने पर यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन बोल दिया कि एंगल सी से चलें, तो एंगल सी से चलने पर बताओ कि अभी लंब कौन हो जा रहा है, तो जो लंब होता है और उसके बाद जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। तो बताओ कि कर्ण तो हमको चलने, तो कर्ण पहले सबसे चलने पर कर्ण मिलेगा, और जब 90 डिग्री से चलने के बाद जिस भुजा से, जिस कोण से चलने के लिए बोलेगा उसके साथ वो जो भुजा का निर्माण हो वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो अभी खड़ी वाला लंब हो गया, अभी कुछ हो गया, खड़ा वाला लंब हो गया। उस समय क्या होता कि लंब नीचे वाला था, लेकिन यहाँ पर अभी लंब कौन बन गया, ए बी। यहाँ पर लंब था से BC था, लेकिन अभी लंब कौन बना, ए बी। अब जो बच जाता है भुजा, बचा यहाँ पर कौन, BC। तो BC इसमें क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। BC क्या होगा, आधार होगा, जिसको B से डिनोट करते। तो यहाँ पे यही डाउट होते रहता है कि लंब और आधार में कर्ण हमेशा एक्यूरेट है, लेकिन लंब और आधार हमेशा किसके कारण चेंजिंग होते रहता है, क्वेश्चन के अनुसार चेंजिंग होते रहता है। अगर क्वेश्चन एंगल ए से बोल रहा है तो एंगल ए से चलने पर जिस भुजा का निर्माण होता है उसको लंब कह देंगे, और जो बच जाएगा उसको आधार बोल देंगे। लेकिन एंगल अगर
क्वेश्चन में एंगल सी से कह देता है, तो सी जहाँ पड़ी है उस जगह से चलेंगे तो वो उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और जो बाकी जो बचेगा उसको आधार हो जाएगा। तो माँ यहाँ पे देखता है कि जरूरी नहीं है कि शीर्ष का नाम ले सकता है, अगर ए के जगह पर थीटा भी दे सकता है, बी के जगह पर थीटा भी, या तो सी के जगह पर थीटा भी, मतलब कोण के डिनोट करने के लिए किसी भी संकेत को रख सकता है, अल्फा रख सकता है, बीटा रख सकता है, गामा रख सकता है, थीटा रख सकता है। तो इसके हिसाब से हमको देखना है कि अल्फा किस जगह पर है, ए की जगह पर है कि बी की जगह पर है कि सी की जगह पर है, या तो थीटा रखा हुआ था ए की जगह पर है कि बी की जगह पर है कि सी की जगह पर। तो इसके हिसाब से लंब और आधार हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस एक्यूरेट स्थित रहता है, उसका कभी चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि वो एकदम लव किया है से बचपन का प्यार है, उसको कभी भूलना नहीं। लेकिन इन लोग जो है से क्या है, बिना पेंदी के लौटा है लुढ़कते रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, समझे। तो इसीलिए बोला जाता है कि इनको जो पाइथागोरस बाबा के जो सिद्धांत था से समकोण त्रिभुज में यूज किया गया है। तो चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज का कर्ण के पाइथागोरस का सिद्धांत क्या था कि कर्ण के स्क्वायर जो होता है से बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही दोनों ये जो समकोण त्रिभुज का जितना भुजा, तीनों भुजा है, लंब, आधार और कर्ण से यूज होता है किनके पुत्र पर, त्रिकोणमिति के पुत्र। और त्रिकोणमिति के पुत्र कौन है, साइन कॉस और टैन। साइन कॉस और टैन इन्हीं पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। क्या होता है, लागू होता है। तो चलिए हम देखते हैं इनको पर क्या क्या लागू होता है और क्या क्या नहीं लागू होता है। इतना तो समझ में आया, अगर इतना में डाउट अगर क्लियर होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग को हेल्प करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँ। तो देखते हैं त्रिकोणमिति के तीनों पुत्र पर समकोण त्रिभुज का भुजाएं किस तरह से लागू किया जाता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का पहला पुत्र कौन था, साइन। साइन से भी थीटा से व्यक्त कर देते हैं, लगा देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या, टैन थीटा। ये तीनों किनको पुत्र थे, त्रिकोणमिति के पुत्र थे। किनको पुत्र थे, त्रिकोणमिति के। त्रिकोणमिति के पुत्र कह सकते हैं या तो फिर अनुपात कह सकते हैं, त्रिकोणमिति के पुत्र या अनुपात कह सकते हैं, अनुपात कहेंगे। किनको अनुपात है, किनको रेशियो है, तो त्रिकोणमिति का क्या है, रेशियो। त्रिकोणमिति का रेशियो के वो तीन को, लेकिन तीनों अगर दुल्हनिया लाते हैं, तीनों पुत्र लाते हैं तो कुल कितना त्रिकोणमिति के रेशियो हो जाता है, 6 हो जाता है। तो त्रिकोणमिति के रेशियो पर, त्रिकोणमिति के अनुपात पर समकोण त्रिभुज के भुजाएं किस प्रकार से लागू होते हैं। तो इनको पर जो होता है, इनको पर जो होता है P बटा H होता है, B बटा H होता है और P बटा B यूज होता है। इनको पे जो होता है से क्या क्या होते हैं, देखते हैं। P बटा H, B बटे H और P बटा B, जिसको सिंपल भाषा में याद करने का ट्रिक होता है। जिसको सिंपल भाषा में क्या याद करने का ट्रिक होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है, हरि हरि बोल। अगर इस तरह से इसको याद करेंगे तो अधिक से अधिक याद होगा। या तो फिर दूसरा ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ये किस में लागू होता है, ये होता है अनुपात में, त्रिकोणमिति के अनुपात में। अगर इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो अधिक से अधिक ज़्यादा याद हो। इसका ट्रिकली मेथड लिखना है तो इस तरह से लिखिएगा कि P बटे H, B बटे H और P बटे B, जिसका बोला जाता है कि इसको साइन थीटा और इसको कॉस थीटा और इसको टैन थीटा। तो यहाँ पे होता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। सोना चांदी तौल। इसका ट्रिकली मेथड क्या होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल। इसका क्या हुआ ट्रिकली मेथड। सो आप देख रहे हैं, तो यही बोला जाता है कि साइन को जब व्यक्त करेंगे, साइन को भुजा क्या होगा, साइन को दो भुजा होगा P और H, P और H अर्थात परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अर्थात लंब और कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि लंब बटे कर्ण,
साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा कि लंब बटे कर्ण। इसको किस से व्यक्त करेंगे, पी बटा एच से व्यक्त करेंगे। तो इसको पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा। लेकिन अगर इसको हम लिखते हैं कॉस थीटा के क्या बोलता है, तो कॉस थीटा के बी किसको डिनोट करते थे, तो बी करते थे आधार को, किसको करते थे, आधार को डिनोट किया जाता था बी, और एच को, तो एच को वही होगा कर्ण होगा। इसको में भी यही होगा कि पी को किसको से, लंब को डिनोट करते थे पी से, और आधार को बी से, आधार को किससे किया जाता था, बी से किया जाता था। तो यही यहाँ पे सजेशन निकालते, यही बोला जाता है कि त्रिकोणमिति के जो तीन वो अनुपात है, तीनों अनुपात को समकोण त्रिभुज का जो भुजा है उसको किस तरह से लागू किया जाता है। तो लागू करने का लगेगा ट्रिकली मेथड याद रखना। तो ये इस तरह से याद रखना है कि ऊपर पी बी पी जो पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हरी हरी बोल, जिसके कारण होता है एस से सोना और सी से चांदी और टी से तो एस से साइन थीटा, सी से कॉस थीटा और टी से टेन थीटा। तो इसलिए बोला जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। लेकिन अगर तीनों की दुल्हनियाँ कौन कौन थी, तीनों किनको से लव किया था, तो तीनों किया था, सबको अपना अपना था। साइन थीटा जो था से किया था किसको से, कॉसेक थीटा से, क्योंकि इसका राशि मिल रहा था, इसका राशि क्या मिल रहा था, दोनों को राशि सेम मिल रहा था। दोनों के जब एस इसको में भी था तो इसको में भी एस मिला था। उसी तरह से कॉस थीटा है, कॉस थीटा किसके से मिला था, कि सेक से मिला था। किनको से मिला था, सेक थीटा से मिला था। सेक थीटा में सी है तो कॉस थीटा में भी सी है। इसको में टी था तो इसको भी कॉस थीटा में भी क्या था, टी था। तो इसलिए दोनों अपना अपना तीनों अपना अपना दुल्हनिया चूज किए थे, किसके हिसाब से, राशिफल के हिसाब से। तो राशिफल के हिसाब से तो कुल टोटल बताओ कि त्रिकोणमिति में रेशियो कितना हो जाते हैं, तीनों के जुड़ जाने से। तो तीनों के जुड़ जाने से 6 गो रेशियो हो जाते हैं, और 6 गो रेशियो पर सबके समकोण त्रिभुज के भुजा लागू होगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जो साइन थीटा का होता है वही कोसेक थीटा का है, कि दोनों एक साथ ही है, दोनों जन्म, दोनों एक कसम खाएं कि जिएंगे तो दोनों साथ, मरेंगे तो दोनों साथ। इसीलिए जब इसको पी बटा एच है, इसको जब लंब और कर्ण है, तो इसको में भी लंबे और कर्ण होगा। साइन थीटा में लंब कर्ण का, साइन थीटा में लंब कर्ण का आ रहा है, तो कोसेक थीटा में भी लंबे कर्ण पर निर्भर रहेगा। तो मतलब कि जब नून रोटी साइन थीटा खाएगा तो कोसेक थीटा भी क्या खाएगा, नून रोटी खाएगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जब साइन थीटा लंब और कर्ण पर आधारित है तो कोसेक थीटा भी किस पे आधारित रहेगा, लंबे और कर्ण पे, बशर्ते दोनों एक अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऊपर होता है कर्ण और नीचे हो जाता है लंब, ऊपर होता है कर्ण और नीचे हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। और उसी तरह कोसेक थीटा है कि कोसेक थीटा बी बटा एच, अर्थात भात खाता है और कोची खाता है, बी बटा एच भात और दाल खाता है मान लो, तो ये भी क्या खाएगा कि भात और दाल खाएगा, कोसेक थीटा भी। तो इसका खाली उल्टा होता है, इसका क्या होगा कि कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा किसका, कॉट थीटा का। जिसको सबको व्यक्त करने के लिए ही था कि कर्ण के किस से व्यक्त करते थे, एच, और लंब के पी से। तो एच बटा कच हो जाएगा, पी होगा, और इसमें क्या होगा कि एच बटा बी हो जाएगा, इसको डिनोट करते थे। इसमें क्या होगा कि बी बटा, सॉरी क्या था, लंब हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, लंब। तो बी बटा पी से इसको डिनोट करते थे। लेकिन इसका जिस तरह से इसको ट्रिकली मेथड था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, इसी तरह से कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के भी होगा, समझे। तो इसका ट्रिकली मेथड जो होगा, चलिए बताते हैं क्या होता है इनको ट्रिकली मेथड। केवल यहाँ पे हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद देखा जाता है कि ट्रिकली मेथड क्या होता है। जिस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा और टन थीटा का ट्रिकली मेथड फॉर्मूला था, उसी तरह से किसको है, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा के। तो कॉसेक थीटा और सेक थीटा के अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, एच बटा पी, एच बटा पी, एच बटा बी, और क्या होगा, बी बटा पी। जिससे एच बटा पी किसका होता है, कॉसेक थीटा के, किसका होता है, कॉसेक थीटा के, और इसका होता है सेक थीटा का, सेक थीटा का, इसको होता है कॉट थीटा के। तो सेक थीटा
सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो ये तीनों का ट्रिग्नोमेट्री मेथड क्या होगा कि हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। इसका क्या ट्रिग्नोमेट्री मेथड होगा कि हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। इसका क्या ट्रिग्नोमेट्री मेथड हो जाएगा कि हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा पड़ा। किसका होगा कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के। तो इस तरह से अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी याद रखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये सिंपल बेसिक पॉइंट है। इसको अनुपात के सूत्रों को याद रखना है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, उसी तरह कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में क्या था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, लेकिन सेक कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा में क्या था कि हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरह से सभी को समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना पड़ता है, ऊंचाई ज्ञात करना पड़ता है किस तरह से। तो चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद तो आप लोग से एक हमेशा सजेशन आप लोग से है कि जितना अच्छा अगर वीडियो लगेगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें कि हर बच्चा तक ये वीडियो पहुंच पाए और तथा सभी को त्रिकोणमिति का सॉल्यूशन अधिक से अधिक कंप्लीट हो जाए, किसी को डाउट न रहे। कहा है कि आज अपना बिहार, अपना इंडिया बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा, कहा कि आज हम लोग बिहार से हैं और बिहार से इतना बिहार शिक्षा व्यवस्था में कमी है कि जिसके कारण बच्चे अधिक से अधिक नॉलेज नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हम थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। इसलिए आप लोग से एक सजेशन कि हमेशा जो वीडियो देखने सीरियल बाय सीक्वेंस में देखें, और अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहें, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जिस आप लोग से एक ही एक उम्मीद बनता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिकोणमिति के अनुपात में देखा जाता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से इनका फॉर्मूला यूज होता है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस का सिद्धांत। इनको पाइथागोरस बाबा का सिद्धांत, पाइथागोरस बाबा का सिद्धांत। पाइथागोरस बाबा का सिद्धांत क्या कहता है कि जो लंब होगा सॉरी कर्ण डायरेक्ट निकलेगा, कर्ण के जो स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर, किसका लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के क्या होगा बराबर होगा। किनको कहना था पाइथागोरस बाबा कहना था। ये किनका सिद्धांत दिया हुआ था, ये पाइथागोरस के सिद्धांत दिया हुआ था। लेकिन यहाँ से अनेक फार्मूला का यूज होता है, अनेक फार्मूला का निर्माण होता है। जिस तरह से देखा जाता है कि अगर हम मान लेते हैं कि कर्ण को रोका जाता है, तो कर्ण रोकेंगे तो हम लोग पढ़े हैं मैथ में कि अगर कर्ण रोकते हैं तो स्क्वायर के अगर इक्वल के उस साइड भेजते हैं तो रूट में चेंज होता है। रूट में चेंज होने के बाद बताओ कि इस साइड कौन कौन था, लंब था, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, किनको स्क्वायर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। एक फार्मूला हुआ कर्ण बराबर क्या फार्मूला होगा कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट। उसी तरह से अगर हम देखते हैं दूसरा फार्मूला कि अगर लंब निकालना होगा, क्या निकालना होगा लंब के स्क्वायर करना होगा। तो लंब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा कि लंब के निकालने के लिए बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा, बड़ी भुजा के स्क्वायर माइनस छोटी भुजा के स्क्वायर के अंडर रूट। तो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है कर्ण होता है। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के क्या हो जाएगा स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा, आधार का स्क्वायर के अंडर रूट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि किसको निकालना है
आधार को निकालना है। किसका यूज करना है? आधार को अगर ज्ञात करना होगा तो क्या होगा इसको कि अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, और इस सब के जिससे डिनोट करते हैं उससे डिनोट कर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कर्ण और लंब लिख सकते हैं, आधार लिख सकते हैं। इसको पी ऑफ बी और एच से भी डिनोट करके हम लोग फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो चलिए एक हम सिंपल त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, उस तरह से किस तरह से उसमें देखते हैं कि किस तरह से लंब निकलता है, किस तरह से कर्ण निकलता है और किस तरह से आधार निकलता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ से। एक समकोण त्रिभुज है ए बी, एक क्या है ए बी सी, एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री के जब कोण होगा तब बताओ कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा क्या कहलाएगा? ये तो कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि एंगल हम सी से चलते हैं, एंगल क्या कहाँ से चलते हैं? तो सी से चलेंगे, तो सी से चल जाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। एंगल सी से चलने पर लंब का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसमें माना जाता है कि एंगल हम मान लेते हैं कि कर्ण का 5 सेंटीमीटर दे दिया है, कर्ण का लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, और लंब के लंबाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर, और पूछ देता है कि आधार निकालिए। तो आधार तो बच जाता है, यही जो बचा हुआ भाग होता है से आधार होता है। तो आधार कितना होगा? तो चलिए हम निकालने के प्रयास करते हैं पाइथागोरस के सिद्धांत पर। तब पाइथागोरस के बाबा का सिद्धांत था कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के वर्ग था, इसके लिए होता था। तो यहाँ पे देखना है कि जब इनको सिद्धांत से ही फॉर्मूला का निर्माण किया, आधार बराबर सिंपल फॉर्मूला क्या था? तो लिखेंगे आधार बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि लंब कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो देखा जाता है यहाँ पर कि कर्ण का मान कितना दिया है? 5, तो 5 के स्क्वायर करते हैं कितना? 5 के स्क्वायर माइनस आधार लंब कितना दिया? तो लंब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर करने पर होता है 25, और 4 का स्क्वायर करने पर होता है 16, जिससे दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो टोटल बचता है 9। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। जो आ गया हम लोग का कि आधार कितना होगा? 3 होगा। समकोण त्रिभुज का आधार कितना आया? 3 सेंटीमीटर आया। कितना सेंटीमीटर आया? 3 सेंटीमीटर। तो इससे यह पता चलता है कि अगर दो गो भुजा मालूम है तो तीसरा भुजा ज्ञात किया जा सकता है। समझे? समकोण त्रिभुज में क्या पाइथागोरस का सिद्धांत किस लिए लागू होता है कि अगर दो गो भुजा मालूम है तो तीसरा का भुजा ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन अगर त्रिकोणमिति में चलते हैं तो एक भुजा और अगर एक कोण ज्ञात है तो दो गो भुजाएं ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आते रहेगा जो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम एक डायरेक्टली मेथड रखेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक कम समय में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निर्माण हो बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद अधिक से अधिक समय बचेगा, जिससे मैथ में आप लोग को अधिक सब्जेक्टिव बनाने में अधिक से अधिक टाइम मिलेगा। तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार करते हैं क्या बेस है। तो डायरेक्ट उसके लिए याद रखना कि इतना ही होता है, इतना से ज़्यादा नहीं देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर इसके टाइप पर देगा तो हम एक मेथड देते हैं, उतना ही रहेगा, उतना से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपातिक सूत्र में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा तो उसका डायरेक्टली सोल्व किस तरह से होगा। उसके लिए एक ट्रिकली मेथड है, उसको थोड़ा सा याद करने का ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुपातिक ऑब्जेक्टिव इसमें क्या होता है से देखना कि अनुपातिक ऑब्जेक्टिव में क्या होता है। कि इसमें केवल पूछेगा कि अगर कर्ण दिया है तो लंब या आधार पूछ देगा। कर्ण आधार दिया तो लंब पूछ सकता है, या तो लंब आधार दे दिया तो कर्ण पूछ सकता है, या तो लंब और कर्ण
दिया है तो आधार पूछ सकता है। तीनों में से 2 को दिया रहेगा, तीसरा का डायरेक्ट पूछेगा। तो इसके लिए टाइम विलंबित न करते हुए उसके लिए डायरेक्ट कुछ यादें रखना है जो आप लोग का डायरेक्ट निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मान लेते हैं कि P और एक B और एक L सॉरी H, जो P से परपेंडिकुलर और B से बेस और H से हाइपोटेनस। तो यहाँ पे होता है कि परपेंडिकुलर और बेस अगर दिया रहेगा तो डायरेक्ट उसको कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालेंगे तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कितना है कि लंब अगर 4 दिया है और आधार 3 दिया है तो डायरेक्टली उसका कर्ण होगा कितना होगा 5 होगा। तो 4 3 5 तो डायरेक्ट याद रखना है। तो या तो इस तरह से भी कि अगर 3 लंब दे दिया है और 4 क्या दिया है आधार दिया है तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। याद रखना है कि 3 4 5 डायरेक्ट याद रखना है कि 3 4 5। अगर 3 और 5 दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया है और डायरेक्ट आधार निकालना है। तो लंब दिया है 3 और आधार ने अति कर्ण दिया हुआ है 5। तो कितना किसका निकालना है आधार को, तो आधार डायरेक्ट लिख देंगे 4। अगर मान लीजिए कि आधार दिया है और कर्ण दिया है, अगर आधार दिले है और कर्ण दिले है और निकालने वाला कोई चीज का ही था परपेंडिकुलर, कर्ण निकालने वाला का ही था। 4 5 दिले हो तो क्या मान होता है 3 के मान हो जाता है। समझ में आइलो, टेकर डायरेक्ट निकाल देना है। तो यहाँ पे इसी तरह से अगर 3 4 5 है तो उसी तरह से आगे होगा। आगे क्या होगा 3 4 5 जिस तरह से उसी तरह से कितना होगा 6 8 10 6 8 10 6 8 10 कितना होगा सॉरी यस 6 8 10 क्या होगा दूसरा का 6 8 10 3 4 5 6 8 10 याद रखना है। अगर 6 और 8 दिया है तो अगला कितना होगा 10 होगा। या तो 6 और 10 दिया तो बीच वाला कितना होगा 8 होगा। या तो 8 और 10 दिया तो शुरू वाला कितना हो सकता है 6 हो सकता है। तो इस तरह से डायरेक्ट याद रखना है लंब आधार और कर्ण। तो 6 8 10 अगर 7 देखते हैं तो 7 24 25 7 24 25 कितना होगा 7 24 25 क्या होगा 7 24 25। अगर इसी को देखते हैं 8 से तो 8 कितना होगा 7 24 25 तो 8 15 17 8 15 17। ये सब डायरेक्टली याद रखना है जिसके कारण ऑब्जेक्टिव में आपको टाइम विलंबित नहीं होगा। डायरेक्ट उसको टिक आउट कर सकते हैं कि अगर 2 अंक दिया है तो तीसरा का ई होगा। तो इसलिए इसको हम एक ट्रिकली मेथड से लाए हैं, जो ट्रिकली मेथड नहीं है याद करने का ट्रिक है कि अगर इस तरह से याद रखेंगे तो डायरेक्ट हम लोगों को टाइम बर्बाद ना करना पड़ेगा और डायरेक्ट हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो 8 15 17 उसी तरह से 9 देखते हैं तो 9 40 41 कितना हो जाएगा 9 40 41 क्या होगा 9 40 41। तो इसी तरह से याद रखना है कि 3 4 5 6 8 10 3 4 5 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9 40 41 9 40 41। अगर इसी से आगे दे सकता है कि इसी से आगे दे सकता है कि एक आगे अगर ये सब अंक ना दे के अगर दूसरा अंक देता है तो इस सब के दुगुना खाली कर देगा कि 4 के दुगुना करते हैं तो कितना रहेगा 8 और 3 के दुगुना करते हैं तो कितना होगा 6 होगा और 5 के दुगुना करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो यही बोला है यहाँ पर कि 6 8 10। तो देखिए यहाँ पर कि 6 8 10 यहाँ पर इसका है ना कि 6 8 10 इसी का दुगुना है और कोई बात नहीं होता। जैसे 3 के दुगुना करें तो 3 के करेंगे दुगुना तो 6 हो जाएगा और 4 के दुगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 के दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया कि 6 8 10 तो 6 8 10 तो इस सिंपल दिया है उसका दुगुना भी करेंगे तो वही परपेंडिकुलर और वही कर्ण और वही आधार निकलेगा। इसीलिए दुगुना भी करेंगे तो इसी से निकल सकता है। अगर डायरेक्टली करेंगे अगर अगला निकालना होगा तो देखेंगे कि अगर 6 है तो 6 अगर है अगला लंब है 6 और आधार है कितना 8 है तो हम लोग याद रखें कि 6 और 8 किसका होता है तो 6 और 8 होता है 10 का होता है। 6 8 किसका होता है 10 का। अगर 6 8 10 का अगर नहीं याद है तो देखेंगे 6 किसका दुगुना हुआ है तो 3 का दुगुना हुआ है और 8 किसका दुगुना हुआ है तो 4 का दुगुना हुआ था अर्थात 3 4 5 का होगा। तो 3 4 5 तो उसी तरह 5 का दुगुना कितना होगा 10 होगा। इसे डायरेक्टली याद रखना है। अगर हम देखते हैं कि 12 16 कितना दिया है 12 16 20 दिया है 12 16 20 देता है। तो अगर 12 16 20 देता है तो हम लोग देखेंगे कि 12 किसका दुगुना होता है तो 6 का दुगुना होता है और 16 किसका दुगुना होता है 8 का दुगुना होता है। तो बताओ कि
20 किसका दुगुना होगा तो 10 का दुगुना होगा। तो यहाँ पे 20 अगर लिखना होगा तो 10 के डायरेक्टली तो लिख देंगे कि 6 8 10 का क्या है दुगुना है, 6 8 10 का क्या है दुगुना है। तो इसको हम अगर दुगुना करते हैं तो क्या होता है 6 दूना के 12 और 8 दूनी के 16 और 10 दूना का 20 हो सकता है। इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर 4 3 4 5 दिया है तो 3 4 5 को और किस तरह से हम लिख सकते हैं 6 8 10 के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर 6 8 10 लिखते हैं 6 8 को और किस तरह से लिख सकते हैं 12 16 20 का। अगर 12 16 दे दिया है दूगो कि लंब आधार दिया है तो कर्ण कितना होगा 20 होगा। उसी तरह 7 के दुगना करेंगे तो 7 दूना के 14 कितना होगा 14 और 24 दूनी के कितना होगा 48 होगा और 25 दूनी के कितना हो जाएगा 24 दूना के कितना होगा 48 होगा और 25 दूना के कितना हो जाएगा 50 होगा। तो अर्थात 24 कोई पूछ देगा कि 14 48 का बताओ कि कर्ण कितना होगा तो 14 48 का कर्ण डायरेक्टली बोल देंगे 50 हो जाएगा। 14 48 का कर्ण कितना होगा 50 होगा। उसी तरह 7 24 का कर्ण कितना था 25 था तो उसी तरह से 14 48 का कर्ण कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर 8 15 17 8 और 15 के कर्ण कितना है 17 है तो अगर इन लोग के दुगना करते हैं तो 8 दूना के 16 और 15 दूनी के 30 8 दूना के कितना होगा 16 होगा 8 दूना के 16 और 15 दूनी के 30 होगा। तो बताओ कि बोल दे पूछ देगा कि 16 और 30 का 16 और 30 का 16 और 30 का बताओ कि कितना कर्ण होगा। तो 16 और 30 का कितना कर्ण होगा तो 17 दूनी के 34 कर्ण हो जाएगा। क्या समझे 16 30 का कर्ण कितना होगा 34 होगा। अगर हम देखते हैं कि 9 और 40 का कर्ण 41 है लेकिन इन लोग का दुगना करते हैं 9 का कितना होगा 18 होगा 40 का दुगना करते हैं तो 80 होगा और 41 के दुगना करते हैं तो 82 होगा। तो अगर पूछ देता है कि 18 80 18 80 का बताओ कि कर्ण कितना होगा तो 18 80 का कर्ण कितना होगा 82 होगा। तो इस तरह से हम लोग का याद रखना है डायरेक्टली। इसके लिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव में समय जो होगा से कम बहुत विलंबित होगा बहुत कम विलंबित होगा समझे। इसीलिए हम थोड़ा सा डायरेक्टली मेथड लाए हैं कि इसके लिए कोई आप लोग का हल नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट याद कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या याद करना है कि 4 3 का डायरेक्ट कर्ण कितना होगा 5 होगा 4 3 का या तो 3 4 का डायरेक्ट कर्ण कितना होगा 5 होगा। अगर 6 8 के कर्ण देखना है तो 10 होगा 6 8 का कर्ण कितना होगा 10 होगा। उसी तरह 7 24 का कर्ण कितना होगा 25 होगा 7 24 का कर्ण कितना होगा 25 होगा। 8 15 का कर्ण कितना होगा 17 होगा और 9 24 का कर्ण कितना होगा 41 होगा। तो इसी तरह से अगर दुगना में इन लोग के कहते हैं तो 8 6 का कर्ण कितना होगा 10 होगा या तो 6 8 का कर्ण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह 12 16 का कर्ण कितना होगा 20 होगा। 14 48 का कर्ण कितना होगा 50 होगा और 16 30 का कर्ण कितना होगा 34। 18 80 के कर्ण कितना होगा 82। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली मेथड यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग का कोई समय विलंबित नहीं होगा। तो यहाँ तक आज का त्रिकोणमिति का लास्ट यहीं तक रखते हैं। अगला चैप्टर लाते हैं उसको देखने के लिए आप लोग उत्सुक बने रखें। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करें। आप लोग से यही इरादा है लेकिन एक और वादा हमेशा रहता है कि ज़रूर लाइक अधिक कमेंट लाइक और शेयर करते रहें। अगर शेयर कीजिएगा तो आप लोग के साथ साथ हमको भी जो मतलब कि आप लोग के हेल्प में लगे हुए हैं तो हमको भी कुछ न कुछ तो बनता है यूट्यूब चैनल बनाने के लिए। तो इसलिए आप लोग से एक सजेशन है कि ज़रूर देखें लेकिन ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग से एक विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें।